पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज वुड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, वूल, पेपर, सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स जिसमें पोटैटोज और कैरेट्स आ जाते हैं, शुगर केन जिससे हमें शुगर मिलती है, मिल्क। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है CxH2O y, यानी y नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और x नंबर ऑफ कार्बन। दे कैन बी सेम और डिफरेंट। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। अब यहाँ पर आपने तीन अल्फाज का मतलब समझना है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बारी बारी देख लेते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। एल्डिहाइड्स किसे कहते हैं? यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला हमने शो किया है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ H है। जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H आ जाएगा तो दिस विल बिकम एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ये आपने याद रखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एल्डिहाइड की। जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। नीचे 3 कार्बन्स हैं, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और साथ H है। तो यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन को कंप्लीट कर देता है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप विच इज एल्डिहाइड। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें CxH2O y, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट इन कर देते हैं। 3 कार्बन्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल 3 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं C3H2O 3 या फिर C3H6O3। अब हम देख लेते हैं कि बुक में कैसे बताया हुआ एल्डिहाइड। आपकी बुक में इस तरीके से एल्डिहाइड को शो किया है। अगर हम उसको इलेबोरेट करके लिखें तो हम भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और H को हाईलाइट कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पेंटोज शुगर विच इज राइबोज। इसमें 5 कार्बन है, बाकी सबके साथ हाइड्रोक्सिल है और फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H है, जो कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स किसे कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। और कीटोन्स किसे कहते हैं? C के साथ डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ C। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको एल्डिहाइड्स का और कीटोन्स का। आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड्स में C डबल बॉन्ड O, H एंड C है और कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन मौजूद है। यहाँ पर हम एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेंट्रल कार्बन जो है उसके साथ डबल बॉन्ड O है और उसके दोनों तरफ 2 और कार्बन एटम्स हैं। तो ये हमारे कीटोन की फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इसको हम CxH2O y से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसका फॉर्मूला पुट इन करेंगे तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C3H2O 3 या फिर हम इसको लिख सकते हैं C3H6O3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में कीटोन को इस तरीके से मेंशन किया हुआ है और अगर हम इसको इलेबोरेट करके लिखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि कार्बन के साथ सेंटर में डबल बॉन्ड O है और उसके दोनों तरफ कार्बन है। तो ये कीटोन की जो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन थी उसको फुलफिल करता है। जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं C3H2O 3 और अगर हम इसको एलेबोरेट करके लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं C3H6O3। यहाँ हाइड और कीटोन को साइड बाय साइड देख लेते हैं। अब कंपैरिजन आपके सामने है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड H, और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बन अनदर कार्बन एटम। बुक की एग्जांपल्स को साइड बाय साइड देख लेते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने डेफिनेशन को इलेबोरेट करके डिटेल से आपको समझा दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस के बारे में। ऑन हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली जब हम लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर के साथ ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Hydrolysis involves the breakdown of large molecules into smaller ones utilizing water molecules. अब यहाँ पर हम 2 important processes डिस्कस करते हैं, respiration and photosynthesis. These are the 2 main sources of carbohydrates. In the case of plants, क्या होता है? Plants take up the carbon dioxide and in the presence of water gives us glucose. 6 carbon dioxide molecules
12 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल गिव्स अस ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। और ग्लूकोज प्लांट्स में स्टोर हो जाती है। द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स। दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया। कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। अगर लिपिड्स के साथ मिल जाएंगे तो दे विल मेक ग्लाइकोलिपिड्स, अगर प्रोटीन्स के साथ मिल जाएंगे तो दे विल बिकम ग्लाइकोप्रोटीन्स। यहां पर आप एक ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। सैकेराइड्स मतलब शुगर्स। 3 मेन क्लासिफिकेशंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। अब बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स बिगिन विद नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। Monosaccharides contain 1 sugar molecule. Oligosaccharides have little, small or few, और ये oligo का word Greek word है। Polysaccharides contain many sugar molecules. Next discuss करते हैं monosaccharides के बारे में। These are simple sugars, sweet in taste, easily soluble in water, and cannot be hydrolyzed into simpler sugars, क्योंकि ये already छोटे size के simple sugars हैं। And chemically, of course, these are carbohydrates, so they are either polyhydroxyaldehydes or ketones. अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। All carbon atoms in a monosaccharide except one have a hydroxyl group. The remaining carbon atom either a part of an aldehyde group or ketone group. थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, तसल्ली से समझें। यहाँ पर आपके सामने एल्डिहाइड, कीटोन, राइबोज और ग्लूकोज की एग्जाम्पल दी हुई है। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये इस डेफिनेशन को, इस बात को कैसे इलेबोरेट करते हैं। All carbon atoms in a monosaccharide except one have a hydroxyl group. तो यहाँ पर एल्डिहाइड के केस में डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फॉर्मूला एल्डिहाइड का, जिसको हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आप देखें, जो लोअर कार्बन एटम्स हैं उनके साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, लेकिन जो ऊपर कार्बन है उसके साथ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अब कीटोन्स के केस में इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि टॉप कार्बन और बॉटम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन जो सेंट्रल कार्बन है उस दैट इज पार्ट ऑफ अ कीटो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, एंड ऑन बोथ साइड्स कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो ये डेफिनेशन फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट हम 2 मोर एग्जांपल्स देखते हैं, राइबोज एंड ग्लूकोज। बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड्स। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट राइबोज। आप देख सकते हैं कि राइबोज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर एलैबोरेट कर दिया है। नीचे जो 4 कार्बन्स हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड है, लेकिन जो टॉप पे कार्बन है दैट इज पार्ट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप विच इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट ग्लूकोज की बात करते हैं, विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देख सकते हैं। इसमें जो 5 कार्बन हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, लेकिन जो टॉप पे कार्बन है दैट इज पार्ट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। All carbon atoms in monosaccharides except one have hydroxyl group. The remaining carbon atom is either a part of an aldehyde or keto group. Now let's discuss about number of carbon atoms in sugar. Monosaccharides के cases में अगर 3 carbon atoms हैं तो they'll be called trioses. अगर 4 carbon atoms हैं tetroses. 5 carbon atoms हैं pentoses. 6 carbon atoms हैं hexoses. 7 carbon atoms हैं तो heptoses. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। Trioses are intermediates in respiration and photosynthesis. Tetroses are rare in nature and occur in some bacteria. Pentoses and hexoses are most common, जिसमें ग्लूकोज आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मोनोसैकेराइड्स के रिंग स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली मोनोसैकेराइड्स या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स जब भी वाटर में या सोल्यूशन में होंगे तो रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहले ग्लूकोज की एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज की एग्जांपल, जिसके बॉन्ड्स की फॉर्म में मैंने इस तरीके से इसको रीअरेंज कर दिया है। ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं। तो अब डिटेल से रिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन एटम्स की स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर कार्बन के साथ जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स थे उनको अटैच कर दिया है, जिसमें से एक कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है which is aldehyde, C double bond O and H. अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 to 6। अब यहाँ पर आप देखें, ये स्ट्रेट फॉर्मूला है और ये रिंग स्ट्रक्चर है। सारी प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है। आप देखें, जो फर्स्ट कार्बन है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा। सिर्फ 5th कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ
एक बॉन्ड बना लेगा विच इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं राइबोज की एग्जांपल, जिसमें 5 कार्बन हैं, स्ट्रेट चेन, और उसके बाद यहाँ पर कार्बन के साथ हमने ग्रुप्स अटैच कर दिए हैं। तो इसको हम नंबरिंग की फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूकोज के केस में आपने देखा कि जो 5th कार्बन था उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होके फर्स्ट के साथ अटैच हो गया था, लेकिन राइबोज के केस में जो 4th कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फर्स्ट के साथ अटैच हो जाएगा और सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। इसका रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं मोनोसेक्राइड्स के रिंग स्ट्रक्चर की, वो फ्रुक्टोज है। अब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों में 6 कार्बन एटम्स हैं, ये आपने याद रखना है, और एक छोटा सा डिफरेंस है विच इज क्वाइट मेजर एक्चुअली। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, जबकि फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा पीछे कार्बन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, यहां पर उन्हीं 6 कार्बन के साथ ग्रुप्स अटैच कर दिए हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ग्लूकोज के 1st कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच था, लेकिन फ्रुक्टोज के 2nd कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि जो 2nd कार्बन है उसके दोनों तरफ 2 और कार्बन एटम्स हैं, साथ डबल बॉन्ड O है, तो ये कीटोन ग्रुप बना रहा है। अब इसको हम रिंग की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्रुक्टोज के केस में इसका रिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूकोज में 1st कार्बन के साथ 5th कार्बन की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है 5th से और 1st पे अटैच होता है। फ्रुक्टोज के केस में 2nd कार्बन और 5th कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी। 5th कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा और 2nd कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और दोनों कार्बन के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ O। अब देख लेते हैं कि मोनोसेक्राइड्स कहाँ से मिलते हैं, हमें कहाँ पाए जाते हैं। 2 तरीके से पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड्स, in the free state and combined state. In the free state, glucose is present in all fruits, being abundant in grapes, figs and dates. Our blood normally contains 0.08% glucose. In combined form, it is found in many disaccharides and polysaccharides. जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोनोसेक्राइड तो बेसिक है और बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलके डाइसेक्राइड्स, जिनको ओलिगोसेक्राइड्स भी कहते हैं, या पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। जितने भी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि पॉलीसेक्राइड्स हों या ओलिगोसेक्राइड्स हों, ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड मोनोसेक्राइड्स। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है एंड स्टोर होता है। आप यहाँ पर एक इक्वेशन देख सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of light energy and chlorophyll मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं। So glucose is naturally produced in green plants which take carbon dioxide from the air and water from the soil. अब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड है? 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स में स्टोर हो जाती है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ओलिगोसेक्राइड्स को। Oligosaccharides are less sweet in taste and less soluble in water. But on hydrolysis, oligosaccharides yield about 2 to 10 monosaccharides. हमने previously discuss किया कि large carbohydrates में अगर हम water ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? Aldehydes and ketones. तो oligosaccharides में भी अगर हम water ऐड करें तो हमें monosaccharides मिलेंगे, which can be aldehyde or ketones. इसको मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि अगर 2 मोनोसेक्राइड्स कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओलिगोसेक्राइड्स एंड वाटर। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। तो हम जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और हमें मिल जाएगा ओलिगोसेक्राइड, which is also called disaccharide. In this case, glucose and fructose are combining to form sucrose, which is an example of oligosaccharides, और साथ में water. Sucrose is cane sugar, जो हम घर में आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं. So most familiar disaccharide is sucrose,
which on hydrolysis yield glucose and fructose, of which are reducing sugars. और इसका molecular formula क्या है? C12H22O11. यहाँ पर आप एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड्स को। पॉलीसेक्राइड्स are the most complex and the most abundant carbohydrates in nature. They are usually branched and tasteless. They are formed by several monosaccharide units linked by glycosidic bonds. जैसा कि previously हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में लिंक करके डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स आर द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट कार्बोहाइड्रेट, के अंदर बहुत सारे मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स होंगे। पॉलीसेक्राइड्स हैव हाई मोलेकुलर वेट्स and are only sparingly soluble in water. Starch, glycogen, cellulose, dextrin, agar, pectin and chitin all are examples of polysaccharides. अब इनकी कुछ examples बारी-बारी डिस्कस कर लेते हैं, starting from starch. Starch is found in fruits, grains, seeds, tubers, and it is the source of carbohydrates for animals which feed on plants. On hydrolysis, it yields glucose molecules, and with iodine it gives blue color. Starch can be of two types, amylose and amylopectin. Amylose are unbranched chains of glucose and soluble in hot water, जबकि amylopectin are branched chains and insoluble in hot or cold water. यहाँ पर आप starch का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ लिंक कर रहे हैं और ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं। Next, let's discuss about glycogen. This is also called animal starch. It is the chief form of carbohydrates stored in animal body. It is found abundantly in liver and muscle, insoluble in water and gives red color with iodine. It yields glucose on hydrolysis. यहाँ पर आप side by side एक टेबल की फॉर्म में starch and glycogen की comparison देख सकते हैं। Third example of polysaccharide is cellulose. It is the most abundant carbohydrate in nature. And cotton is the pure form of cellulose. It is the main constituent of cell wall of plants and is highly insoluble in water. अब अगर सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है और हम जानते हैं कि पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। एंड सेलुलोज के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन द हर्बीवोर इट इज डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स present in their digestive tract, which animals lack. वो microorganisms कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, yeast, प्रोटोजोआ। ये microorganisms एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं cellulase, which helps in digestion. और इसके बारे में आपने याद रखना है कि it gives no color with iodine. अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।